अ, हमें जो पढ़ना है इसका नाम है, चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास। इससे प्रीवियस हम जो है निर्धनता, मानव पूंजी निर्माण, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझेंगे। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, ग्रामीण विकास का मतलब क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। सिंपल सी बात है, गांव का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना ग्रामीण विकास कहलाता है। क्वेश्चन ये है कि आखिर कैसे कैसे जो है ग्रामीण विकास हो सकता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम एरिया है, जो जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, जो ग्रामीण के मुद्दे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उसको ठीक कर दीजिए। उसको ठीक कर दीजिए तो जो है, तो उसको ठीक कर दीजिए तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली जो है वो दूर हो जाएगी और ग्रामीण लोगों का विकास हो जाएगा। बेसिकली जो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, बेसिकली वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, अगर हमें ग्रामीण विकास करना है तो हमें चार चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। कौन कौन सी? सबसे पहली सबसे पहली जो इसके अंदर है वो है यहाँ पे ग्रामीण, वो है यहाँ पे ग्रामीण साख। सबसे सबसे पहले तो हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरी जो इसके अंदर है वो है ग्रामीण विपणन, इस पे फोकस करना पड़ेगा। तीसरा जो इसके अंदर है वो है आपका, क्या कहते हैं, जैविक कृषि कह सकते हो। ठीक है, हाँ जैविक कृषि कह सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिए जैविक कृषि। और चौथा जो इसके अंदर है, इसको कहते हैं इसको कहते हैं कृषि के अतिरिक्त, कृषि के अतिरिक्त अन्य रोजगार के साधन, अन्य रोजगार के साधन या विकल्प। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिए, ये जो चार इश्यूज है ना, ये चार इश्यूज अगर हमें ग्रामीण विकास करना है तो हमें इन चारों चीजों पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल अगर हम इसकी बात करें, जैविक कृषि की, तो ये तो अभी डिलीट है, ये तो अभी हमारे को नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ तीन चीजों के रिगार्डिंग पढ़ना है। पहला है ग्रामीण साख, दूसरा है ग्रामीण विपणन, और तीसरा जो है वो है कृषि के अतिरिक्त अन्य रोजगार के साधन या विकल्प। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रामीण साख की। ग्रामीण साख क्या होता है और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ग्रामीण साख भी कह सकते हो, ग्रामीण ऋण भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, देखिए, जो किसान है वो जो है ना, जो किसान होता है वो, उसको जो ऋण की जरूरत होती है, किसान को किसान को जो ऋण की जो जरूरत होती है वो क्यों क्यों होती है। सबसे पहले आपको ये समझना है किसान को साख की जरूरत जो है वो क्यों होती है। किसान को साख की जरूरत दो पर्पस के लिए पड़ती है। इसको दो जगह डिवाइड कर दीजिए। पहला जो होता है पहला जो होता है उसको कहते हैं उसको कहते हैं उत्पादक ऋण, या उत्पादन ऋण भी कह सकते हो। और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं अनुत्पादक ऋण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अनुत्पादक ऋण का मतलब किसी भी पर्पस के लिए। मान लीजिए घर में किसी की शादी करनी है, ठीक है, घर में जो है किसी की शादी करनी है, ठीक है, कोई भी त्योहार है, शादी करनी है, त्योहार है, किसी का जन्मदिन है, इस पर्पस के लिए उसको जो है लोन चाहिए। और दूसरा जो होता है ये उत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण का मतलब क्या होता है? उत्पादक ऋण का मतलब होता है उत्पादक ऋण का मतलब होता है खाद, उर्वरक, खाद, उर्वरक, औजार, उपकरण, औजार, उपकरण, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, खाद उर्वरक औजार उपकरण, इन सब चीजों को खरीदने के लिए इन सब चीजों को खरीदने के लिए उसको ऋण की जरूरत होती है। या तो इन इन इनको इन इस चीज के लिए,
या इस चीज के लिए। अगर इस चीज के लिए है तो उसको कहते हैं उत्पादक ऋण, और अगर इस चीज के लिए है तो उसको कहते हैं अनुत्पादक ऋण। तो किसान को ऋण की जरूरत इन दो पर्पस के लिए पड़ती है। क्वेश्चन ये है कि क्या किसान के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो खाद, उर्वरक, औजार, उपकरण ये खरीद सके? ऐसा क्या है, ऐसा क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जब फसल को उगाते हैं, फसल को उगाने से लेके फसल को बेचने तक, फसल को उगाने से लेके फसल को बेचने तक का जो टाइम होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है। सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं आज फसल उगाई और कब बिक गई, ऐसा नहीं होता। और दूसरा जो किसान है, दूसरा जो किसान है वो जो है क्या कहते हैं, जो किसान है ये कह सकते हो कि भाई वो जो किसान है वो बेचारे बहुत ही ज्यादा छोटे और सीमांत जोत वाले हैं, छोटे और सीमांत जोत वाले हैं, छोटे हैं और सीमांत जोत वाले हैं, जिसकी वजह से उनके पास इतने भी पैसे नहीं रहते, इतने भी पैसे नहीं रहते कि वो ये वाली चीजें खरीद सके। तो भाई अगर उसे प्रोडक्शन करनी है तो उसे प्रोडक्टिव लोन चाहिए। तो लोन की जरूरत उसे क्यों है? इसलिए क्योंकि भाई उनके पास पैसे नहीं रहते इन सब चीजों को खरीदने के लिए। और बिना लोन, तो लोन तो इनकी जीविका का साधन है, ये भी प्रोडक्शन के लिए, नॉन प्रोडक्शन के लिए, दोनों जगह लोन जो है काम आता है। तो ये जो ये है ना, ये जो प्रोडक्टिव ऋण है, इसको जो है, इसी को हम तीन जगह क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी हमने बात करी कि उत्पादक ऋण जो है वो क्यों चाहिए होता है? उत्पादन करने के लिए, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयां, उपकरण, औजार ये खरीदने के लिए। इसको हम तीन जगह क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है प्रोडक्टिव ऋण, मतलब किन किन चीजें, जो चीजें हैं, खाद, उर्वरक, उपकरण, ये सारी चीजें, इसको हम तीन जगह क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो होता है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्पकालीन, इसको हम कहते हैं अल्पकालीन ऋण या अल्पकालीन साख, कुछ भी कह सकते हो, अल्पकालीन ऋण या अल्पकालीन साख। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं मध्यकालीन ऋण या मध्यकालीन साख। और तीसरा जो होता है वो होता है दीर्घकालीन। ठीक है, दीर्घकालीन ऋण या दीर्घकालीन साख, कुछ भी कह सकते हो। सबसे पहले तो आपको इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। अल्पकालीन ऋण का जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 6 से 12 महीने के लिए जो लोन लिए जाते हैं। मध्यकालीन ऋण का जो टाइम होता है वो होता है 12 महीने से लेके 5 साल तक के लिए जो लोन लिए जाते हैं। और 5 साल से 20 साल तक के लिए जो लोन लिए जाते हैं उसको दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। क्वेश्चन ये है, ये वाला लोन कब लिया जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसानों को बीज खरीदने हैं, अगर किसानों को उर्वरक खरीदने हैं, अगर किसानों को खाद खरीदनी है, अगर किसानों को कीटनाशक दवाइयाँ खरीदनी है, कीटनाशक दवाइयाँ खरीदनी है, कुछ भी अगर किसानों को खरीदना है, तो भाई उसके लिए उसे अल्पकालीन ऋण देना पड़ेगा। अच्छा, मध्यकालीन ऋण वो क्यों खरीदता है, लेता है? अगर उसको, अगर उसको मशीन खरीदनी है, अगर उसको मशीन खरीदनी है, या उसे कुआं लगवाना है, या उसे कुआं लगवाना है, या बाढ़ लगवानी है, ठीक है, या बाढ़ लगवानी है। बाढ़ का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ, जैसे स्कूलों में बाउंड्री होती है ना, उसकी चारों तरफ दीवारों के ऊपर जो सर्कल में लगा रहता है लोहे की तार से, उसको बाढ़ कहते हैं। तो अगर मशीन खरीदनी है, कुएं कुएं लगवाने हैं, या बाढ़ लगवानी है, या कुछ भी काम करना है, तो भाई उसे मध्यकालीन ऋण चाहिए। और दीर्घकालीन ऋण क्यों खरीद चाहिए उसे? अगर उसको भूमि खरीदनी है, अगर उसको भूमि खरीदनी है, सबसे पहली बात तो जमीन खरीदनी है उसको, या तो उसको, जो उसके पास जमीन है, मौजूदा जमीन पर अगर कुछ भी काम कराना है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का सुधार करना है, तो उस पर्पस के लिए इसको दीर्घकालीन ऋण की जरूरत होती है। आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि भाई किसान की ऋण की आवश्यकता को हम तीन जगह क्लासिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, सबका टाइम पीरियड, और कौन सा ऋण किस पर्पस के लिए लिया जाता है। तो भाई क्वेश्चन ये है, इसको जो ऋण है
इसको जो ऋण है वो कौन देता है? इसको जो ऋण है वो कौन देता है? कहाँ से किसान के पास अल्पकालीन, कहाँ से मध्यकालीन, कहाँ से दीर्घकालीन, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? अलग अलग पर्पस है इसके लिए, इस पर्पस के लिए भी चाहिए, इस पर्पस के लिए भी चाहिए। अभी तो हम ये वाला पर्पस पढ़ रहे हैं, ये तो अब कुछ नहीं है ऐसा। इसको ऋण कौन दे रहा है? इसको जो साख है, इसको जो साख है वो कौन दे रहा है? कौन अवेलेबल करा रहा है इसको? तो इसको जो ऋण देने वाले हैं ना, जितने भी इसको ऋण देने वाले हैं, उसको हम दो जगह क्लासिफाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ क्लासिफाई कर सकते हैं? दो दो जगह क्लासिफाई कर सकते हैं जितने भी बंदे इसको ऋण दे रहे हैं। सबसे पहले आते हैं गैर संस्थागत स्रोत, और दूसरे जो आते हैं इसके अंदर, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं संस्थागत स्रोत। पहले हम बात करते हैं गैर संस्थागत स्रोत के अंदर कौन कौन से आते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आते हैं भूस्वामी, जो जमीन का मालिक होता है, या कोई भी गांव का व्यापारी, गांव का व्यापारी, ये भी इसके अंदर आता है। ठीक है, या आप इसके अंदर महाजन कह सकते हो। ठीक है, महाजन, भूस्वामी, गांव का व्यापारी, या कोई भी आपका रिश्तेदार। ठीक है, कोई भी आपका रिश्तेदार, फ्रेंड, दोस्त, सखा, कोई भी। ठीक है, कोई भी इसके अंदर आ सकता है। अच्छा जी, अब आती है बात संस्थागत स्रोतों के अंदर कौन कौन आते हैं। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये जो सारे के सारे हैं ना, ये किसानों की शॉर्ट टर्म को तो पूरा कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये किसानों की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। मतलब कि अगर किसानों को भूमि खरीदनी है, ये करना है, इस पर्पस के लिए ये वाला लोन जो है 5 से 20 साल वाला, ये नहीं पूरा करते। ये शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, ये वाला, ओनली ये वाला 6 से 12 महीने तक के लिए खाद उर्वरक बीज चाहिए, उसको खरीदने के लिए लोन दे सकते हैं। बाकी मिडिल टर्म या लॉन्ग टर्म में ये फेल हो जाते हैं, ये वाली दोनों को ये नहीं कर सकते, केवल शॉर्ट टर्म। तो सरकार को ये रियलाइज हुआ भाई ये तो गलत है। और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इन चारों की जो भी है, इनका इसका दोष क्या है? इसका साथ इन इन चारों का सबसे बड़ा दोष ये है उच्च ब्याज। ये जो है बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, चाहे वो भूस्वामी हो, चाहे वो गांव का व्यापारी हो, चाहे वो महाजन हो, चाहे वो रिश्तेदार हो। तो भाई ये जब इतना ज्यादा हाई रेंट जो है, जब ये इतना ज्यादा हाई रेंट जो है, जब ये चार्ज करते हैं, तो किसान अगर इनसे लोन ले ले तो वो फंस जाएगा। तो सरकार को ये रियलाइज हुआ कि भैया भैया तो केवल शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म को तो पूरा ही नहीं कर रहे। और प्लस ये तो इतना बेचारा हाई रेंट चार्ज करते हैं, किसान किसान तो बेचारा मर ही जाएगा इनका ब्याज दे देकर। तो सरकार को ये रियलाइज हुआ, सरकार को ये रियलाइज हुआ कि भाई मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए सरकार ने क्या करा? उस चीज ने सरकार ने सहकारी साख समितियां, सरकार ने सहकारी साख समितियां जो है इस्टेब्लिश करी। सरकार ने जो है, सरकार ने जो है व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंकों को भी ये आदेश दिया कि भाई आप भी जो है लाइक एसबीआई वगैरह, आप भी जो है किसानों को लोन देने का काम करेंगे। आरआरबी बैंकों की स्थापना हुई। आरआरबी, ठीक है, इसको कहते हैं, चाहे यहाँ लिख लीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनकी स्थापना करी सरकार ने। शॉर्ट में इसको शॉर्ट में इसको आरआरबी कहते हैं। ठीक है, रीजनल रीजनल रूरल बैंक। और एक सबसे बड़ा नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना करी सरकार ने। ये जो है, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो है कृषि साख की, कृषि साख की क्या है? उच्च संस्था है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बैंकों में हमारा आरबीआई है पापा, तो इसी तरीके से नाबार्ड जो है ये उच्च संस्था है। ये जो चारों के चारों जो है ना, ये चारों के चारों, ये चारों के चारों आपके क्या कहलाते हैं? ये चारों के चारों आपके कहलाते हैं
संस्थागत स्रोत, जो कि सरकार ने इनकी डिसएडवांटेजेस को देखते हुए एक तो उच्च ब्याज और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को जो है ये पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इसकी डिसएडवांटेज को देखते हुए सरकार ने संस्थागत स्रोत स्थापित किए, जिसमें सहकारी साख समितियां आई, व्यापारिक बैंक आए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आए और नाबार्ड की स्थापना हुई। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके रिलेटेड संस्थागत के अंदर अगर हम बात करें, इसमें बेटा बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले व्यापारिक बैंकों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों में आपको एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1969 में क्या हुआ था, 1969 में यहाँ पे आप लिख देंगे, 1969 में व्यापारिक कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पे आपके। ठीक है, एक तो आपके बन गए, एक तो आपका बन गया एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये आपको जो है ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं आरआरबी। आरआरबी जो है, ये जो स्टैब्लिश हुए हैं, ये हुए हैं 1975 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आरआरबी जो है कब स्टैब्लिश हुए हैं, 1975 में। ठीक है, 26 सितंबर 1975 या 1975 आपको जो है ध्यान रखना है। बाकी अब हम बात करें अगर नाबार्ड की। नाबार्ड बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है आपको। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो ये जो है 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, ये कृषि शाख की कि ये कृषि शाख की क्या है, ये कृषि शाख की उच्च संस्था है। ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, ये किसानों को लोन नहीं देता। ये ये किसानों को ये किसानों को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ऋण प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता। ये किसानों को लोन नहीं देता है, ये किसानों से इसका लिंक नहीं है। जैसे हमारा आरबीआई से लिंक नहीं है, ऐसा इसका किसानों से लिंक नहीं है। ये किसको देखता है, ये इनको देखता है, इनको इनको जो भी इसके अंडर जो भी किसानों को ऋण देने का काम कर रहे हैं, इनको लोन देने का, इनको मैनेज करने का ये काम करता है। ठीक है, अच्छा, आपको ये ध्यान और भी है इसके अंदर। आरआरबी है, एक आता है भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक एक ये भी आता है इसके अंदर। जमीन गिरवी रखो, जमीन गिरवी रखो और लोन ले जाइए। तो ये कई सारे बैंक आते हैं, 5 हो गए टोटल। इसको कहते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक, एलडीबी कहते हैं इसको, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, नाबार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृषि साख की सर्वोच्च संस्था है। ये किसानों को डायरेक्ट ऋण नहीं देती है। इसकी स्थापना इस डेट को हुई है। अच्छा, और इसका पूरा नाम क्या है जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो पूरा नाम है हम यहाँ लिख देते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। ये जो है ये इसका पूरा नाम है। ये 4 पॉइंट बेटा आपको नाबार्ड के दिखा देंगे, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 4 बैंक मैंने आपको बताए हैं ना, ये 4, ये 5वां नहीं बेटा, सिर्फ ये 4। कौन कौन से, सहकारी साख समितियां, कमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इसको कहते हैं बहु एजेंसी प्रणालियां। इस चार के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं,
बहु बहु एजेंसी बहु एजेंसी प्रणाली। ठीक है, इस इन चारों का नाम ये है, बहु एजेंसी प्रणाली, संस्थागत स्रोत की बहु एजेंसी प्रणाली, जिसके अंदर 4 ऑर्गेनाइजेशन है, सहकारी साख समितियां, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास। कमर्शियल बैंक के अंदर एसबीआई की स्थापना कब हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरआरबी की स्थापना कब हुई, ये आपको ध्यान रखना है। और नाबार्ड के रिगार्डिंग ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। गैर संस्थागत स्रोत के अंदर कौन कौन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये हो गई बात सारे के सारे मुद्दों की, कि भाई आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी है। सरकार ने इन सब चीजों को देखा कि भाई इसके तो दोष हैं, गैर संस्थागत स्रोतों के ये दोष हैं। तो क्या ये जो सरकार ने ये जो स्टैब्लिशमेंट करी है सहकारी साख समितियों की, व्यापारिक बैंकों की, आरआरबी की, भूमि विकास, नाबार्ड, ये सब जो स्टैब्लिश हुए हैं, इनके क्या कोई दोष नहीं है क्या? क्या ये बिना दोष के हैं? इनके भी दोष हैं बेटा। ठीक है, इनका सबसे पहला दोष क्या है? इसका सबसे पहला दोष ये है, जमानत रखना कंपलसरी। जमानत या गिरवी, गिरवी रखना, गिरवी रखना जरूरी। बिना गिरवी के कोई भी ये लोन ही नहीं देता, चाहे कुछ भी कोई भी लोन लेना हो, आपको जो है आपको जो है आपको जो है लोन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अगर जिसके पास कुछ है ही नहीं गिरवी रखने के लिए, वो क्या करे, लेकिन उसे लोन चाहिए तो उसे नहीं मिलेगा। तो दूसरा इसका दोष क्या है, ऋण चाहने वाले को ऋण चाहने वाले को ऋण ना देना। जिसको चाहिए उसको मिल नहीं रहा, क्योंकि क्योंकि बिना गिरवी के लोन ही नहीं मिलेगा। और जिसको नहीं चाहिए उसको मिल जाएगा, जिसके पास है सब कुछ। यहाँ पे जो है यहाँ लिख दीजिए, तीसरा जो दोष है वो है ऋण वसूली में ऋण वसूली में नरम। अब अगर लोन मिल भी गया जिसको, तो किसान जानबूझकर अपनी ऐसी सिचुएशन दिखाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा ऋण माफ कर दीजिए। ठीक है, हर साल का किस्सा है, हर साल का। सरकार स्ट्रिक्ट नहीं है इस मामले में, लोन रिकवर्ड के मामले में स्ट्रिक्टनेस नहीं है। हर साल जो किसान ऋण चुकाने के वो भी होता है, एबिलिटी होती है उसके अंदर, उसका भी ऋण माफ हो जाता है। ये इसकी ये इसकी 3 डिसएडवांटेज है। ठीक है, आलोचना है ये इन सब की, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, सहकारी साख समितियां, इन सब की ये इसकी डिसएडवांटेज है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमें ग्रामीण विकास करना है, मैंने बोला भाई इसकी तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला मुद्दा हम पढ़ चुके हैं कि ग्रामीण साख का क्या मतलब है। ठीक है, मैंने बोला भाई किसान को लोन क्यों चाहिए, इन दोनों पर्पस के लिए चाहिए। इसके लिए चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए। फिर मैंने बोला क्या सरकार के पास इतना भी पैसे नहीं रहते जी, ये दो इसके रीजन है। और जो किसान को प्रोडक्शन करने के लिए जो लोन की जरूरत है, उसको 3 जगह हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन दे रहे हैं लोन इनको, ये दे रहे हैं, और दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज है। अच्छा, अब आती है तो चलो ठीक है, डेवलपमेंट तो करी, हम यहाँ से इसके दोष को देखते हुए यहाँ तो आए, लेकिन भाई इसके भी दोषों को तो दूर करना पड़ेगा ना, तभी तो अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगी। अब आती है बात इसकी, इस टॉपिक का नाम है ग्रामीण विपणन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसको आप यहाँ लिखिए, इसको आप यहाँ पे लिखिए कृषि विपणन। ये आप इसको यहाँ पे लिखिए। इस टॉपिक का क्या मतलब है? चलो जी, किसान ने लोन ले लिया जैसे तैसे, संस्थागत से लिया हो या गैर संस्थागत से लिया हो, किसी से भी लिया हो, मैटर नहीं करता, किसी से भी लिया हो, उसने जो है अब प्रोडक्शन कर ली। लेकिन बेचारे को दूसरी दिक्कत क्या है? दूसरी दिक्कत है, अब उसको बेचे कैसे? बेचने के लिए विपणन का मतलब क्या होता है? विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप पहले तो इसका अर्थ को समझिए। इसका अर्थ जो है क्या होता है, क्योंकि प्री बोर्ड में बहुत इसमें अभी आ गया था। आप यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन आया था इसके अंदर, कि यहाँ पे आप लिखिए इसका अभिप्राय
अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें कृषि विपणन का मतलब बेटा फसल को केवल बेचना नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला यहाँ पे आप लिखेंगे फसल कटाई के बाद, फसल कटाई के बाद, फसल कटाई के बाद उसे इकट्ठा करना। सबसे पहली बात तो उसे इकट्ठा करना, ये इसके अंदर शामिल है। दूसरा, दूसरा आप लिखेंगे उत्पाद का, उत्पाद का प्रसंस्करण करना। प्रसंस्करण करना, प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है भाई, इकट्ठा तो कर लिया, अब उसके बाद प्रसंस्करण का मतलब होता है भूसे से दाने को, भूसे से दाने को अलग करना। ठीक है, उसको कहते हैं प्रसंस्करण। ऐसे थोड़ी ना निकाला सीधा और बेच दिया, भाई अलग तो करोगे ना दानों को। उसके बाद अब जैसा, जैसी फसल आई है आपकी, जब अलग कर दोगे आपको पता चल जाएगा कि किस क्वालिटी की फसल आपके पास आई है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, क्वालिटी के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार उत्पाद का वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना मतलब अच्छी फसल अलग करना, खराब फसल को अलग करना, जो बहुत ज्यादा अच्छी है उसको अलग, थोड़ी उससे कम अच्छी है उसको अलग, जो उससे कम अच्छी है उसको अलग। वर्गीकरण को कहते हैं ग्रेडिंग करना। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, वर्गीकरण को, इसको कहते हैं ग्रेडिंग। एक ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को अलग अलग, अच्छी क्वालिटी अलग, खराब क्वालिटी अलग, उस चीज को कहते हैं ग्रेडिंग। फिर क्या आता है, फिर है उत्पाद की पैकिंग करना। उत्पाद की, उत्पाद की पैकिंग करना। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर, पैकिंग कर दी। और अब पैकिंग करने के बाद भविष्य में बिक्री के लिए, भविष्य में, भविष्य में बिक्री के लिए, भविष्य में बिक्री के लिए भंडारण करना। मतलब कि ऐसे थोड़ी अभी 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 तो फसल की पैकिंग करी है, अब ऐसी थोड़ी पैकिंग करते ही बिक जाएगी। आपको तब बेचनी है जब फसल के अच्छे दाम मिले, तभी तो बेचोगे। और बिक्री तब करना, बिक्री तब करना, बिक्री तब करना जब अच्छी कीमत मिले, जब अच्छी कीमत मिले। ये ये छह स्टेप, ये छह क्रियाएं क्या कहलाती हैं, ये छह क्रियाएं कहलाती हैं बेटा कृषि विपणन। तो कृषि विपणन का मतलब केवल ये नहीं है फसल को बेच देना, जब अच्छे दाम मिले फसल को बेच दो। कृषि विपणन के अंदर उगाने से लेके बेचने तक जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, कटाई के बाद इकट्ठा करना, उसका प्रसंस्करण करना, भूसे से दाने को अलग करना, क्वालिटी के अकॉर्डिंगली ग्रेडिंग करना, उसकी पैकिंग करना, उसका स्टोरेज करना, और तब बेचना जब उसकी कीमत अच्छी मिले। ये सारी की सारी क्रियाएं, ये सारा का सारा प्रोसेस कृषि विपणन कहलाता है। अभी जो क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड के अंदर, उसमें ऐसे आ गया कि कृषि विपणन के अंतर्गत केवल फसलों की, फसलों का उत्पादन और पैकेजिंग सम्मिलित है। सत्य असत्य, तो बेटा वो असत्य है। इसके अंदर ये सारी चीजें आती है, केवल उत्पादन और पैकिंग के अलावा और भी कई चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। तो किसान को, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, किसान इनसे लोन ले लेता है अगर गैर संस्थागत स्रोतों से, तो ये बेचारे किसान फंस जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उच्च ब्याज इनसे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो वो बेचारा क्या करता है, एक वर्ड है जिसका नाम है आपात बिक्री। आपात बिक्री का क्या मतलब होता है, आपात आपात बिक्री का मतलब ये होता है कि जब किसान, जब किसान अपनी फसल को गैर संस्थागत स्रोतों को, गैर संस्थागत स्रोतों को जब बेच देता है, ठीक है, मजबूरन बेच देता है, तो उसको आपात बिक्री कहते हैं। क्यों बेच रहा है इनको, वो इसको इसलिए बेच रहा है क्योंकि बेटा इसने इसने इसको ऋण दे रखा है। ठीक है, तो ये बेचारा ये सोचता है चल मैं अपनी फसल इसको ही बेच देता हूँ, मेरा लोन चूक जाएगा, मेरा लोन जो है कम हो जाएगा, मेरे को इसके लोन के भी तो पैसे देने हैं, मैं इसको अपना लोन बेच देता हूँ। और ये क्या करते हैं, ये बहुत तेज है। ये क्या करते हैं, ये जो है सबसे पहली बात तो अच्छी फसल के, अच्छी फसल के कम दाम, अच्छी खासी फसल के भी
किसान को बहुत कम दाम देंगे, उसे पता है मेरे को ही बेचेगा और कहाँ जाएगा। और दूसरा, कम तोल मोल, कम तोल मोल, ये इसकी बेटा डिसएडवांटेज है। लेकिन किसान बेचारा मजबूर है, उसने तो लोन ले रखा है ना, उससे ब्याज भी देना है, लोन भी चुकाना है, तो वो अपनी फसल को इसी को बेच देता है। अच्छी फसल होगी फिर भी कम दामों में इनके हाथों इसका शोषण हो रहा है, शिकार हो रहा है। तो फिर सरकार क्या कर रही है इस मामले में? सरकार इस चीज को सुधारने के लिए कि किसान ऐसे गैर संस्थागत स्रोतों के फंडे में ना आ जाए, ये इसका शोषण ना कर सके, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विपणन प्रणाली को, विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए, विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। सरकार क्या कर रही है फिर इस चीज को देखने के लिए कि इसको ये ना बेचे अपनी फसल? सरकार सबसे पहली बात तो मंडियां एस्टैब्लिश कर रही है, नियमित मंडियां सरकार जो है इस्टेब्लिश कर रही है, जहाँ पे व्यापारी और किसान दोनों आपस में आमने सामने होंगे और किसान अपनी फसल को सीधा जो है इसको बेच पाएगा, ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन करेगा? सरकारी अधिकारी। कंट्रोल कौन करेगा इसको? सरकारी अधिकारी ही इन मंडियों को कंट्रोल में करेगा। किसान और व्यापारी आमने सामने होंगे और सही तोल मोल हो रहा है, सही किसानों को अपनी फसल के सही दाम मिल रहे हैं नहीं दे रहे, ये सब चेक करने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई कोई धोखाधड़ी किसानों के साथ नहीं होती है, और सही तोल मोल, सही फसल के सही दाम मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, तो ये जो है सारा का सारा चेक करते हैं। तो सरकार सबसे पहली बात तो मंडियां एस्टेब्लिश कर रही है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा, सरकार जो है ना, सरकार जो है भंडारण की सुविधा अवेलेबल करा रही है, स्टोरेज की। मैंने बोला यहाँ पे, मैंने आपको पॉइंट बताया था, बिक्री, भविष्य में बिक्री के लिए भंडारण करना। किसान क्या करे, अपनी फसल को स्टोर करके रख ले और तब बेचे जब जब अच्छे पैसे मिले। लेकिन उसके पास, बेचारे के पास दिक्कत ये है, उसके पास बेचारे के पास ये दिक्कत है कि स्टोर करने के लिए इतनी जगह भी तो होनी चाहिए। इतनी जगह कहाँ से आएगी? इतनी जगह है ही नहीं। तो भैया यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है, सरकार ने कई सारी एजेंसीज बनाई है, सरकार ने कई सारी एजेंसीज बनाई है इसके लिए, जो स्टोरेज की फैसिलिटी क्या करती है, जो स्टोरेज की फैसिलिटी जो है अवेलेबल कराती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है केंद्र की भी, राज्य की भी, दोनों सरकारों की अलग अलग एजेंसियां हैं, ताकि किसान अपनी फसल को स्टोर कर दे यहाँ पे और तब बेचे जब उसकी अपनी फसलों के अच्छे दाम मिले। प्लस सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है इनको रियायती यातायात ये भी अवेलेबल करा रही है कि अगर किसी किसान को एक जगह से दूसरी जगह पे अच्छे पैसे मिल रहे हैं और उसकी फसल को लेके जाना है, तो वो ट्रेन वगैरह के माध्यम से, रेल वगैरह के माध्यम से क्या कर सकता है, बहुत ही कम दामों पे अपनी फसल को वहां पे लेके जा सकता है, जहाँ पे भी उसको अच्छे दाम मिल रहे हैं। सूचना का प्रसार कर रही है सरकार। सूचना का प्रसार का मतलब क्या होता है? सूचना का प्रसार का मतलब होता है, भाई किसान को पता कैसे चलेगा कि मेरी फसल को अच्छे दाम मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ क्या प्राइस चल रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी तो होना चाहिए ना। तो उसकी इंफॉर्मेशन का जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब इस चीज का काम कर रहे हैं, जिससे किसान को डिसीजन लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। कि सरकार जो है सहकारी सहकारी कृषि विपणन समितियां ये बना रही है। सहकारी कृषि विपणन समितियां, ऊपर मैंने एक वर्ड बताया था, ये अलग है। यहाँ पे क्या है, ये सहकारी साख समितियां, ये क्या करती हैं, ये लोन का काम करती हैं, ये साख का है। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है सहकारी कृषि विपणन समितियां, ये जो प्रोडक्शन हुई है उसको बेचने का काम करती हैं। ये जो किसानों की फसल हुई है उसको क्या करती है, उस फसलों को किसानों को अच्छे दाम मिल सके, तो जब किसान इसका मेंबर बन जाता है, इसका सदस्य बन जाता है, जैसे सब किसान, जैसे मान लो एक ए किसान है, एक बी किसान है, एक सी किसान है, सब इसके सदस्य बन गए। ये एक सी किसान है,
सब इसके सदस्य बन गए। मान लो 10 टन इसके पास था, 10 टन इसके पास था, 10 टन इसके पास था, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 30 टन। अब ये सब एक हो गए। तो जब जब ये सब एक हो गए, जब ये सब एक हो गए, तो अब इनकी जो सौदा शक्ति है ना, अब इनकी जो सौदा शक्ति है वो बढ़ गई। अब इनकी बार्गेनिंग पावर मिल बन गई, क्योंकि अकेले अगर बेचता तो इतने ज्यादा नाम पैसे नहीं मिल पाते ए, बी और सी को। अब ये तीनों जब एक हो गए, सहकारी साख विपणन समिति के वो बन गए, मेंबर बन गए, सदस्य बन गए, अब इनकी सौदा शक्ति बढ़ गई और अब इनको अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो सरकार क्या कर रही है? विपणन समितियां, सहकारी विपणन समितियां बना रही है, ताकि इनकी अपनी फसलों के अच्छे दाम मिल सके। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरकार ने एमएसपी, एमएसपी न्यूनतम न्यूनतम समर्थन कीमत, इसकी घोषणा करी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है सरकार किसानों, अब किसानों को तो डर है मेरी फसल बिकेगी नहीं बिकेगी, अच्छे दाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो किसानों को तो डर है। तो इस चक्कर में, तो ऐसे तो किसान अपनी उत्पादन को रोक देगा, प्रोडक्शन करेगा ही नहीं। और अगर प्राथमिक क्षेत्र ने प्रोडक्शन रोक दी तो दिक्कत होगी आगे, उसके अंदर भी, औद्योगिक के अंदर आगे सारी चीजें दिक्कत में आ जाएंगी। तो सरकार किसानों को ये आश्वासन देती है कि प्रोडक्शन ना रुके। सरकार किसानों को सरकार किसानों को ये आश्वासन देती है कि भाई आप प्रोडक्शन करिए, ठीक है, आप प्रोडक्शन करिए। आपको मैं ये आश्वासन देती हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्शन को कोई भी नहीं खरीद रहा, तो एक मिनिमम प्राइस पे मैं आपकी फसल को खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। 1966 से 1967 में ये आया था। तब से लेके हर साल कह सकते हो, तब से ये चालू है। और अभी आपको पता ही होगा, कृषि कानून के ऊपर इतनी बहस हो रही है, वो सब इसी चक्कर में हो रही है, एमएसपी के चक्कर में, कि उस कानून के अंदर एमएसपी को एमएसपी की बात नहीं हुई थी और किसान उसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो एमएसपी क्या है? किसान, सरकार की तरफ से किसानों को यह आश्वासन है कि अगर आपकी फसल नहीं बिक रही तो मैं आपकी फसल को खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? सरकार जो है सरकार क्या करती है? सरकार जो है एमएसपी के प्राइस पे इसकी फसल को क्या कर लेती है? इसकी फसल को खरीद लेती है। और खरीद के क्या कर लेती है? खरीद के जो है बफर स्टॉक में खरीद के बफर स्टॉक में रख देती है। बफर स्टॉक क्या है? एक ऐसा स्टॉक जिसमें सरकार ने एमएसपी के प्राइस पे किसानों की फसलों को खरीदा और खरीद के यहाँ पे रख दिया, ये बफर स्टॉक है। अब इस स्टॉक का यूज कैसे कैसे किया जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से राशन की दुकानों पे उन लोगों को दिया जाता है जो कि बेचारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, या आपातकाल की सिचुएशन में, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, आपातकाल की सिचुएशन में जब उस वस्तु की सप्लाई अवेलेबल नहीं है तब, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से सरकार इन चीजों के स्टॉकों को खत्म करती है। तो बफर स्टॉक क्या होता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये आपको ध्यान रखना है। तो सरकार कई सारे प्रयास कर रही है ताकि ये आपात बिक्री जो हो रही है, ये आपात बिक्री जो हो रही है, किसान इसके शोषण में ना आए। इसको सुधारने के लिए सरकार ने मंडियां भी बनाई है, स्टोरेज की फैसिलिटी भी दे रही है कि आप स्टोर कीजिए, यातायात की भी फैसिलिटी दे रही है, सस्ते दामों पे अपनी फसल को ले जाइए जहां आपकी फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। सूचना भी दे रही है, सहकारी कृषि विपणन समितियां भी जो है ये भी बना रही है। और जो है एमएसपी भी सरकार ने लॉन्च करी है। कोई नहीं खरीद रहा तो चल मैं तो खरीद ही लूंगा। अगर और भी एक ऑल्टरनेटिव विकल्प ये भी है कि अगर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसान अगर किसान क्या कहते हैं, उपभोक्ता को अगर किसान उपभोक्ता को डायरेक्टली बेच दे, प्रत्यक्ष बिक्री अगर कर दे, प्रत्यक्ष बिक्री अगर कर दे, तो कितने मजे आ जाएंगे। इसको मध्यस्थों के हाथों या दलालों के हाथों
शोषित नहीं होना पड़ेगा, मीडिएटर इसका शोषण नहीं कर पाएंगे। अगर छोटे किसान वगैरह जो जितने भी हैं, गरीब किसान, छोटे किसान, अगर वो डायरेक्ट ही उपभोक्ता को बेच दें, तो ये जो जितने भी मीडिएटर हैं, जितने भी ये कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं, सबसे बच जाएगा ये। तो कई सारी जगह ये काम करने के लिए, प्रत्यक्ष बिक्री करने के लिए, कि किसान अपनी वस्तु को डायरेक्ट उपभोक्ता को बेच सके, इसके लिए चैनल चलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो चैनल काम कर रहा है इस चीज का, इसका नाम है अपनी मंडी। क्या नाम है इसका? अपनी मंडी। जो ये काम करता है कि किसान डायरेक्ट जो है उपभोक्ता को अपनी वस्तु बेच सके। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर, जो चैनल चल रहा है इसका नाम है रायथू बाजार। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है, नाम आपको ध्यान रखने हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे आ रहा है। और तमिलनाडु में जो चैनल चल रहा है, तमिलनाडु में जो चैनल चल रहा है इसका नाम है उजावर मंडी। उजावर मंडी। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, वो कोई सा भी पूछ सकता है कि तमिलनाडु में कौन सा चल रहा है, आंध्र प्रदेश में कौन सा चल रहा है, या पंजाब में कौन सा चैनल जो है वो चल रहा है। अच्छा, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मैंने आपको ये बताया था कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कृषि विपणन समितियां बना रही है, जिसमें कि सरकार क्या कर रही है, जो भी किसानों की फसलें हैं उसको अच्छे दाम मिल सके, उसके लिए काम करती है। ठीक है, इसी तरीके से यहीं पे एक सहकारी विपणन समिति एक सहकारी विपणन समिति है। कहाँ पे? सहकारी यहाँ पे है गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर एक सहकारी विपणन समिति है, जो कि क्या करती है, दूध के उत्पादक की ये वो है, दूध के जो भी उत्पादक दूध की प्रोडक्शन करते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के अच्छे प्राइस मिल सकें, तो इसलिए ये जो है बनाई गई है। ठीक है, दूध के उत्पादकों के लिए। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। तो इसकी वजह से गुजरात के अंदर जितने भी दूध के उत्पादक हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के अच्छे दाम मिलने लगे, जिनकी वजह से उन्होंने जो है और इसके अंदर जब अच्छे पैसे मिल रहे हैं, जब इनको अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? जब ये अच्छे दाम मिल रहे हैं इनको, तो ये और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज्यादा उत्पादन करेंगे। किसका उत्पादन करेंगे? दूध का उत्पादन करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसी की वजह से इस चीज को जो नाम दिया जाता है, इसको जो नाम दिया जाता है, इस चीज को हम कहते हैं श्वेत क्रांति। क्या कहते हैं इसको? श्वेत क्रांति इसको कहते हैं, या इसको आप कह सकते हो ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, या आप इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जान सकते हो। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है कब आई थी। ठीक है, श्वेत क्रांति जो है 1966 में जो है श्वेत क्रांति का आरंभ हुआ था। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी आप इसको कह सकते हो। अब व्हाइट क्यों कहते हैं वो तो बताने की बात नहीं है, दूध से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, क्या इसके फादर कौन है? इनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, ये जो है फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, फादर ऑफ
व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये आपको जो है, ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपको ग्रीन का याद नहीं है, अगर आपको ग्रीन का याद नहीं है तो मैं ग्रीन का भी लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हरित क्रांति का अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो हम जब वो करते तो यहाँ पे आ जाता। ग्रीन के जो है इनका नाम है एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। ये किसके हैं? ये हैं ग्रीन के, ये हरित क्रांति के हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति कब आई और इसके फादर कौन है और ये किस चीज से रिलेटेड है? ये दूध से रिलेटेड है। और किस राज्य से इसका ओरिजिन है? गुजरात राज्य से जो है, गुजरात राज्य से इसका जो है ओरिजिन है। ये आपको ध्यान रखना है। दूध की जो क्रांति है, श्वेत क्रांति कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, इसका ओरिजिन जो है वो गुजरात है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो अगर हमें ग्रामीण का विकास करना है तो हमने ये देख लिया भाई, जो किसान को बेचारे को बेचने की दिक्कत है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो हमने जो है, हमने ये भी पढ़ लिया, साग भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। और मैंने बोला कि जो जैविक कृषि है वो अभी मेरे को पढ़ना नहीं है, ये तो डिलीटेड ही है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की कि कृषि के अतिरिक्त अन्य रोजगार के साधन। कि भाई बेचारा कृषि पे ही निर्भर है, कृषि के अलावा भी तो और कुछ आए जहाँ जिससे वो बेचारा अपनी इनकम के अंदर इंक्रीमेंट करे, और जो है, और जो है अपनी इनकम, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेटर से बेटर करे। तो इस चीज को कहते हैं, इस चीज को कहते हैं विविधीकरण। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एक नंबर का क्वेश्चन इसी के ऊपर आ सकता है कि डाइवर्सिफिकेशन जो है, डाइवर्सिफिकेशन जो है किस चीज को कहते हैं? विविधीकरण का, विविधीकरण का क्या मतलब होता है? विविधीकरण दो चीजों के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। एक तो होता है, एक तो होता है फसलों में विविधीकरण, एक तो होता है फसलों में विविधीकरण, और एक होता है, एक होता है रोजगार में विविधीकरण। रोजगार में रोजगार में विविधीकरण, दो जगह समझेंगे इसको। विविधीकरण का मतलब क्या है? फसलों में विविधीकरण का मतलब क्या है? विविधीकरण का मतलब होता है किसी भी एक चीज पे निर्भर ना रहो, मल्टीपल चीजों में डील करिए, उस चीज को कहते हैं विविधीकरण। एक चीज की बजाय मल्टीपल चीजों में डील करना। तो फसलों के विविधीकरण का क्या मतलब होगा? फसलों के विविधीकरण का मतलब ये होगा कि भाई एक फसल की बजाय, एक फसल की बजाय बहु फसल के अंदर डील कीजिए, मल्टीपल क्रॉप्स के अंदर डील कीजिए। इट्स कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, या फसलों का विविधीकरण। या ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो कि अगर किसान निर्वाह खेती से, किसान निर्वाह खेती से अगर व्यापारिक खेती अगर वो करने लग गया, तो इसको भी हम जो है, इन दोनों ही चीजों को हम विविधीकरण का नाम देंगे। निर्वाह खेती मतलब जो अपना जीवन जीने के लिए जो की जाती है उसको कहते हैं। और रोजगार में अगर विविधीकरण, अच्छा, और व्यापारिक खेती का मतलब ऐसी फसलों को भी अब वो उगा रहा है गेहूं चावल की जगह, जिसको वो बाहर बेचकर अच्छा खासा लाभ जो है वो कमा सकता है। अब आती है बात रोजगार में विविधीकरण। रोजगार में विविधीकरण का, रोजगार में विविधीकरण का क्या मतलब है? रोजगार में विविधीकरण का ये मतलब है कि भाई कृषि के अलावा और कुछ रोजगार के ऑप्शन निकालिए ना, जिससे उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर से बेटर हो सके। तो और वो रोजगार के अंदर क्या क्या कर सकता है? और वो रोजगार के अंदर जो है, या तो वो कर सकता है, या तो वो कर सकता है पशुपालन। मतलब कि पशुपालन का मतलब मुर्गी पालन, गाय भैंस भेड़ बकरी, इन सबको कर सकता है। इन सबसे, इन सबसे उसके इनकम के अंदर इंक्रीमेंट हो सकती है, ठीक है, साइड इनकम हो जाएगी उसके लिए। भाई मुर्गी से अंडे बेच सकता है, गाय गाय वैसे दूध बेच सकता है, ठीक है, बकरी का भी दूध बिकता है कई जगह। तो ये सारी चीजें बेचने से भाई उसकी इनकम के अंदर इंक्रीमेंट होगी, ये काम वो चालू कर सकता है कृषि के अलावा, ठीक है। पशुपालन, कहीं कहीं जगह पे लोगों का जीवन जीने का जरिया ही ये है पशुपालन, ठीक है। मतलब कि
जहाँ पे पशुपालन, जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं, मतलब जब पानी की कमी होती है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ पानी की कमी होती है, वहां पे जो है, वहां पे जो है क्या कहते हैं, खाद्यान्न की फसलों मतलब कृषि की जगह, वहां पे कृषि की जगह किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, कृषि की जगह वहां पशुपालन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि वहां पानी की कमी है। तो वो इन चीजों पे फोकस करते हैं, मुर्गी पालन, गाय भैंस बकरी, वो इन सब चीजों पर जो है कि वो करते हैं। जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान वगैरह हो गया, वहाँ इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि पानी की कमी है। या आप जो है ये कर सकते हो, मछली पालन आप कर सकते हो, ठीक है, ये आप कर सकते हो कई जगहों पे। केरल है, गुजरात है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कई जगह पे लोगों का जीवन जीने का साधन ही यही है, मछली पालन। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, इसका जीडीपी के अंदर जो योगदान है वो है 2%। ठीक है, मछली पालन का जीडीपी के अंदर जो योगदान है वो है आपका 2%। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लोगों का जीवन जीने का ये मेन सोर्स है। ठीक है, केरल लिख देते हैं, महाराष्ट्र यहाँ लिख देते हैं, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे लोग इसी से ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कृषि तो बहुत दूर की बात है, केवल इसी के ऊपर डिपेंड है। ये कर सकता है, अच्छा ऑल्टरनेटिव है उसके पास। उसके बाद है, और वो क्या क्या कर सकता है, और वो कर सकता है, और वो कर सकता है उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान, या इस चीज को जो है, इस चीज को जो है बागवानी भी कहते हैं। बागवानी का मतलब क्या होता है, बागवानी का मतलब होता है, बागवानी का मतलब होता है फल और सब्जियों में डील करना। फल और फल और सब्जियों में, फल और सब्जियों में डील करना, उसको कहते हैं फल फूल। बहुत बहुत डिमांड है आजकल, फल और फूल वगैरह की भी बहुत डिमांड है। ठीक है, फल वगैरह की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं, इन सब चीजों को बागवानी कहते हैं। तो भाई वो ये गेहूं चावल इन सब के अलावा इन सब चीजों पे भी अगर फोकस करे, फल सब्जियां फूल पौधे, इन सब पे अगर फोकस करे तो भी उसकी, तो भी उसकी जो है, तो भी उसकी इनकम के अंदर बहुत ही अच्छी इंक्रीमेंट हो जाएगी। ये बेटा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूँ, मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, जो कि आपको जो है, जो कि आपको जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत जो है ना, भारत जो है ना, फल और सब्जी, फल और सब्जी, इसके मामले में भारत को आ, फल और सब्जी के मामले में, फल और सब्जी के मामले में, मामले में विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में इसका दूसरा स्थान है, इसका दूसरा स्थान है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, सेकंड पोजीशन पर आते हैं हम इसकी प्रोडक्शन करने में। और आपको ये ध्यान रखना है, आ, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर 1991 से लेके 2011 तक, 1991 से लेके 2011 तक इसके उत्पादन में जो है ना, फल फूल सब्जी, इसके उत्पादन में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई है, बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई है। 1991 से लेके 2011 तक बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुई है फल सब्जी इनके मामले, इन सब की प्रोडक्शन में। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने जो है इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी इनकी फसलों के अंदर जो ऊंचा उत्पादन हुआ है, इसको हमने नाम दिया है गोल्डन रिवॉल्यूशन, स्वर्ण क्रांति भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति का टाइम पीरियड जो है वो ये है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं कहीं टाइम पीरियड ये एक्चुअल में 2003 भी कहीं कहीं लिखा होगा, बट ये भी ठीक है, जैसा भी आप लिखना चाहें, जो भी ऑप्शन गिवन हो क्वेश्चन के अंदर उसके हिसाब से हमको जो है लगाना पड़ेगा। आपको एक तो ये ध्यान रखना है,
फल और सब्जी के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त है। इस टाइम पीरियड को स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर इन सब चीजों के अंदर फल फूल सब्जी पेड़ पौधे इन सब की प्रोडक्शन के अंदर जो इंक्रीमेंट हुई है उसको गोल्डन रिवॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। इसी से रिलेटेड जो है क्या कहते हैं, इसी से रिलेटेड और जो है एक हमने राष्ट्रीय राष्ट्रीय बागवानी मिशन राष्ट्रीय बागवानी मिशन ये भी एक स्टार्ट किया था। ठीक है, ये जो परियोजना है आपको ध्यान रखना है 2005 से लेके 2006 ये इसका टाइम पीरियड है। 2005 से 2006, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। इसका इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बागवानी का विकास। बागवानी का विकास। और बागवानी क्या है? बागवानी अभी ऊपर मैंने आपको बताया, ये है फल फूल सब्जी पेड़ पौधे। इन फल सब्जियां पेड़ पौधे फल सब्जियां पेड़ पौधे फूल इन सब की इसमें क्या करना, इन सब के उत्पादन में वृद्धि करना बागवानी कहलाता है। तो इसका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसको राष्ट्रीय बागवानी मिशन कहते हैं, 2005 से लेके 2006 के अंदर। अच्छा, और क्या क्या कर सकता है किसान? ये बेटा सारी चीजें ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या कर सकता है अपनी इंक्रीमेंट करने के लिए? और कर सकता है लघु और कुटीर उद्योग। लघु और कुटीर उद्योग, इसके ऊपर जो है वो फोकस कर सकता है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं, पहले कुटीर समझिए, जब बंदा गांव के अंदर अपने ही परिवार के साथ मिलकर, अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर जब काम धंधा स्टार्ट कर देता है तो उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। मतलब अलग से कोई बाहर से लेबर हायर नहीं होती, मशीनों वगैरह का यूज नहीं होता, छोटा मोटा काम, मोमबत्ती बनाना, ठीक है, झाड़ू वगैरह बनाना, तंबाकू पैक करना, ऐसे छोटे मोटे काम जो परिवार के सदस्यों के साथ ही किए जा सकते हैं, कोई मशीन वगैरह की जरूरत नहीं होती, किसी लेबर को बाहर से हायर नहीं करना पड़ता, वो कुटीर उद्योग होते हैं। और लघु उद्योग कौन से होते हैं? ये हम बेटा पढ़ ही चुके हैं। लघु उद्योग ऐसे उद्योगों को कहते हैं जिसमें मशीन भी लगती है, लेबर बाहर से भी हायर होती है, और मिनिमम मैक्सिमम 5 करोड़ की निवेश की जरूरत होती है, उसे लघु उद्योग कहते हैं। ये जो है किसान कर सकता है, ये 4 की 4 चीजें, ठीक है। और एक इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है तनवा। तनवा जो है ये क्या है? तनवा जो है ये क्या होता है? तनवा जो है तमिलनाडु के अंदर क्या लिख दिया ये, तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में महिलाओं को तमिलनाडु में, तमिलनाडु में महिलाओं को, तमिलनाडु में महिलाओं को कृषि कृषि तकनीक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण, कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए ये प्रोग्राम जो है, देने के लिए ये परियोजना जो है, ये परियोजना जो है चालू की गई है, ठीक है। ये परियोजना जो है स्टार्ट की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के अंदर फीमेल्स को एग्रीकल्चर सेक्टर की टेक्निकल नॉलेज देने के लिए, जो ट्रेनिंग देने के लिए जो प्रोग्राम चालू किया गया है उसको कहते हैं तनवा, ये आपको ध्यान रखना है। और तनवा का पूरा नाम ही यही है, तमिलनाडु में महिलाओं को कृषि कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण, ये तनवा की ही फुल फॉर्म जो है इसी को ही कहते हैं। यहाँ पे अगर आप एक चीज ये ध्यान, स्वर्ण क्रांति का मैं टाइम पीरियड आपको बता चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन इस पे शायद अगर ऐसा आ जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, अगर इसका फादर पूछ ले, ठीक है, अगर इसका फादर पूछ ले स्वर्ण क्रांति का, तो इसका जो फादर है वो है निरपाख निरपाख तुतेज। यहाँ पे हम लिखते हैं
तुतेज, ठीक है, ये इसका जो है फादर माना जाता है, ठीक है। और टाइम पीरियड भी अगर पूछ ले, मतलब किसी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है और किसी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है, दोनों ही स्वर्ण क्रांति के गोल्डन रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड जो है वो माना जाता है। बस इतना आपको जो है पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो अगर हमें ग्रामीण विकास करना है तो भाई हमको जो है क्या क्या करना पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया। ये पढ़ लिया है हमने, ये पढ़ लिया है हमने, ये पढ़ लिया हमने, ये हमको जो है नहीं पढ़ना। बस इतना आपको ध्यान रखना है।